Dear students, today we are going to start the another chapter, that is inorganic chemistry, coordination compounds या coordination chemistry, coordination complex, अलग अलग नाम से बुलाता है. Simply we can say coordination chemistry. पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस चैप्टर का खासियत बता देता हूँ मैं कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं इन केस ऑफ जी, इन केस ऑफ नीट. भाई नीट में 2019 में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए. उससे पहले जितने सारे पीएमटी एग्ज़ाम्स थे, जितने सारे नीट एग्ज़ाम थे, मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन है. ऑन एंड एवरेज 4 क्वेश्चन तो कंपलसरी है नीट में. और जब जेई में 30 क्वेश्चंस थे पेपर में, उस टाइम पे 2 क्वेश्चन आते थे ऑन एंड एवरेज. और जब 25 हो गया तो किसी चैप्टर से कोई कम क्वेश्चन की गेस करना एम्बिग्यूटी हो गया है. एंड इन मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है. और इस चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है. और इसमें आइसोमेरिज्म वाला पार्ट थोड़ा सा इधर उधर, मतलब कि थोड़ा समझने वाली पार्ट है. और बाकी सारे अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. एंड इसको पढ़ाने से पहले आपको एक बात बोल देता हूँ मैं कि आप लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो एटलीस्ट 3D 4D के डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कहीं से मिल जाएगा, तो एक बार याद रख लीजिए क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से काम है. ठीक है. और उसके अलावा उसके ज़्यादा कनेक्शन तो थोड़ा बहुत, मतलब कि ज़्यादा कनेक्शन तो है नहीं, थोड़ा बहुत हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आ गया तो अच्छे से डिस्कशन हो सकता है. तो आप लोग इसमें कौन से चीज़ याद रखना है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, मैं अच्छे से बता दूंगा. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. द फर्स्ट देखो यहाँ पे स्लाइड में बोला जा रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स. ठीक है. तो बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ केमिकल कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन, द केमिकल कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. किसके बिहेवियर भाई? केमिकल कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन. जैसे एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो हम वाटर बेसिकली लेते हैं जो इट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट है अदर देन दिस. ठीक है. हम कोई सॉल्वेंट की बात करते हैं. ठीक है. कोई भी सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्ट, कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर हम ऐड करेंगे तो, और उसके अंदर बिहेवियर के हिसाब से हम उस केमिकल कंपाउंड के क्लासीफाई की गई है. तो फर्स्ट वन इज़ डबल सॉल्ट्स. ठीक है. बहुत अच्छी पॉइंट है. डबल सॉल्ट है द कंपाउंड विच लूजेस इट्स आइडेंटिटी व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट. क्या बोल रहा है डेफिनेशन? व्हेन द कंपाउंड विच लूजेस इट्स आइडेंटिटी व्हेन इट इज डिजॉल्व इन वाटर और एनी सॉल्वेंट. ठीक है. तो इसको क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट बोलते हैं. ये बात याद रखिएगा दिमाग में. और उसके नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. दीज कंपाउंड अंडरगो पार कंप्लीट आयनाइजेशन, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे जब सॉल्वेंट में. मतलब कि आप ऐसे इमेजिनेशन कीजिए, मेरे पास कुछ सॉल्ट है. ठीक है. सॉलिड है. मेरे सामने एक बीकर है, उसके अंदर पानी है और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ. जैसा अगर ऐड करूँगा तो वो क्या होगा? अंदर घुल जाएगा, डिज़ोल्व होगा. ठीक है. और उसके ऊपर नेचर के हिसाब से हम क्लासीफाई किया जा रहा है. तो फर्स्ट वाला डबल सॉल्ट है. डबल सॉल्ट क्या बोल रहा है? द कंपाउंड विच लूजेस इट्स आइडेंटिटी व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर और एनी सॉल्वेंट. मतलब कि वहाँ पे बीकर है, उस बीकर में क्या कर रहा हूँ मैं? वाटर रखा हूँ और उसमें सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ. जब सॉल्ट ऐड करूँगा तो राइट, तो ऐड किया, तो ऐड करने के बाद वो डिसोसिएशन के हिसाब से हम डिसाइड किया जाता है. और थर्ड पॉइंट हमें ये बोल रहा है, देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि इट फॉर्म्स मोर नंबर ऑफ आयन्स हेंस इट मोलर कंडक्टिविटी इज हाई. तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़े तो मोलर कंडक्टिविटी की बात यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है. ठीक है. जैसे कंडक्टेंस क्या होता है कि भाई एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी अगर पास किया तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोलाइट. तो नाम ही तो वही इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है. ठीक है. सो व्हाट इज़ मोलर कंडक्टिविटी? और उससे पहले मैं कंडक्टिविटी की बात करता हूँ. द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन्स दैट आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. क्या बोल रहा हूँ? द कंडक्टेंस बोल सकते हैं. द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन्स दैट आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टेंस. ठीक है.
अगर यही कंडक्टेंस अगर 1 मोल की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। सिंपल है, सिंपल एज दैट है। ठीक है, बात क्या कर रहे हैं, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस दैट आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। एंड वो सारे आयंस अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा तो मोलर कंडक्टेंस। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट में है तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रो में देखेंगे, लेकिन मोलर कंडक्टेंस में कंडक्टेंस का मतलब ये बोलते हैं कि द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस दैट आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर वही 1 मोल में अगर प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। एक, अगर कोई सॉल्ट है उसको बीकर में पानी लेके सॉल्ट को सॉलिड स्टेट को हम ऐड किए तो उसकी आइडेंटिटी लूज़ होती है। और आइडेंटिटी तभी लूज होती है, वो कंप्लीट क्या होता है, आयनाइजेशन हो जाता है। सॉल्ट से पहले देखा गया तो उस टाइम पे उसका स्टेट अलग था, जब आप ऐड कर लिए तो क्या होगा, उसकी आइडेंटिटी लूज हो गई जब वो सॉल्यूशन में गया। ठीक है, एंड इट फॉर्म्स मोर नंबर ऑफ आयंस, हेंस इट मोलर कंडक्टिविटी इज हाई। मोर नंबर ऑफ आयंस फॉर्म किया तो हाई, नंबर ऑफ आयंस जितने हैं उतना कंडक्टेंस ज़्यादा रहेगा। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैं 3-4 एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं 2 एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस था, आप रिमेनिंग आप देख सकते हो। पहला वाला कार्नलाइट, तो फॉर्म है KCl MgCl2। डबल सॉल्ट का मतलब क्या, देखो 2 सॉल्ट है, KCl MgCl2 डॉट 6 हाइड्रेटेड फॉर्म है डॉट 6H2। तो KCl MgCl2 6H2 सॉल्वेंट में अगर ऐड किया तो आयन बने K+Mg+2 और Cl-। देखो जैसे पहले सॉल्ट में थे, अब कम्प्लीटली ब्रेक हो गया, पोटेशियम आयन बना, मैग्नीशियम आयन बना और Cl- आयन बना। और दूसरे देखो पोटेश एलम। ठीक है, तो Al2SO4 थ्राइस K2SO4 20.24H2 हाइड्रेटेड फॉर्म है। जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो हमारे पास कौन से आयंस बनेंगे, पोटेशियम आयंस बनेंगे, एल्यूमिनियम आयंस बनेंगे, सल्फेट आयंस बनेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये अलग अलग आयन बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब ये जो सॉल्ट है सॉलिड स्टेट में है उसको मैं ऐड कर, चलो मान के चलता हूँ सॉलिड स्टेट में, जब उसको मैं ऐड कर रहा हूँ सॉल्वेंट को तो ये सारी चीज़ें हो रही है। अब इसको मैं और एक सॉल्ट के साथ कंपेयर करता हूँ। द नेक्स्ट वन इज़ अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए कंपाउंड विच डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर और व्हेन इट इज एडेड टू द सॉल्वेंट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, इट अंडरगोज कंप्लीट आयनाइजेशन लिखा हुआ है, इट्स नॉट कंप्लीट आयनाइजेशन एंड इट इज़ अ पार्शियल आयनाइजेशन। क्या बोल रहे हैं, दिस कंपाउंड्स अंडरगो कंप्लीट आयनाइजेशन बोल रहा है, बट वैसा नहीं है वो, राइट, पार्शियल आयनाइजेशन है, वहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेस नंबर ऑफ आयंस द कंपाउंड दीज कंपाउंड्स मोलर कंडक्टिविटी इज लेस देन डबल सॉल्ट। क्या बोल रहा है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेस नंबर ऑफ आयंस दीज कंपाउंड्स मोलर कंडक्टिविटी लेस देन डबल सॉल्ट। मतलब डबल सॉल्ट में आयंस नंबर ऑफ आयन ज़्यादा बन रहे हैं और 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी हाई है। और यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कम बन रहे, इसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी लेस देन डबल सॉल्ट कंपेयर। देखो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, देखो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ठीक है, जब इसको डिसोसिएट कर रहे हैं तो कितने आयन बन रहे हैं, 3 आयन बन रहे हैं। एक इधर आयन बड़ा आयन एक बन रहा है और यहाँ पे छोटा आयन जो आयनिक स्फीयर में है वो आयन बन रहे हैं। ठीक है, तो द कंपाउंड विच द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब क्या है, द कंपाउंड विच डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। दीज compounds undergoes partial ionization due to formation of less number of ions. These compounds molar conductivity is less than double salt. ठीक है, लेस देन डबल सॉल्ट बोला जा रहा है। तो हम यहाँ पे इस स्लाइड में 2 चीज़ें पढ़ लें, एक डबल सॉल्ट क्या होता है और एक क्या होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। राइट, सेकेंड स्लाइड में हम कुछ बेसिक टर्म पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब, एक्सेप्टर का मतलब, लिगैंड का मतलब और रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। ये बेसिक टर्म्स है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, व्हेन एक सेंट्रल मेटल एटम है, देखो मैं जितने सारे एग्जांपल लिखा हूँ इसके अंदर सब में एक सेंट्रल मेटल एटम है और वो सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे सारे थ्योरी अच्छे से लिखा हुआ है, एज इट इज़ आप नोट्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई भी एग्जांपल देखिए, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, Hg है, मर्क्यूरी, और इसमें कौन सा है, कॉपर है,
और इसमें कौन सा है, आयरन है। तो एक सेंट्रल मेटल एटम है और उसके आसपास देखो यहाँ पे NH3 एक कंपाउंड है, सेंट्रल एटम यहाँ पे CN एक कंपाउंड है और उसके साथ ऐड हुआ है। तो अगर जैसे देखो एक मेटल है और उसके साथ कुछ सॉल्यूशन अगर ऐड हुआ तो एक कॉम्प्लेक्स टाइप मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस कंपाउंड में मेटल एटम और जो भी मॉलिक्यूल उसके साथ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट में है वो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो इसके वजह से क्या बोलेंगे, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, सारे बॉन्ड्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किए होंगे। देखो मैंने सेंट्रल मेटल एटम or ion is linked the number of molecules or ions by means of coordinate bond, the resulting compound is coordinate compound। resulting compound क्या हो रहा है, coordinate compound। बस सिंपल सी बात है, इसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और आसपास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपनी इलेक्ट्रॉन देखो सेंटर बेसिकली जो डी ब्लॉक एलिमेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं जो मैक्सिमम बनाते हैं। तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं क्योंकि वो S और P के बीच में रहते हैं। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी ऐसे तरह का शो किया जाता है। तो अब इस कंडीशन में देखा जाए तो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है तो क्या होना चाहिए भाई, जो भी दो एटम के बीच में जब भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो मेटल एटम के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और जो भी उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब सामने वाला कोई भी है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए और एक एलिमेंट के पास जो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा। वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बात बोल रहे हैं कि एक्सेप्टर, यहाँ पे एक्सेप्टर बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम, उसको लुईस एसिड भी बोल सकते हैं। क्योंकि जब सेंट्रल एटम के पास अगर डी ऑर्बिटल वेकेंट होता है तो वो अपनी वेकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और वैसा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसकी वजह से इस चैप्टर में एक्सेप्टर कौन होता है, बेसिकली कौन होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है और लिगैंड और डोनर। ठीक है, अब लिगैंड की बात आप पहले बहुत बार किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। कोई भी एटम और मॉलिक्यूल जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ प्रेजेंट है और वो ही मॉलिक्यूल आयन इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ही मेटल और उस सब्सटेंस के बीच में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो मतलब कि वो क्या हो रहा है, डोनर जैसे एक्ट कर रहा है। तो ऐसा सब्सटेंस को या ऐसा आयन को ऐसा मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, लिगैंड बोलेंगे और डोनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिगैंड बोलेंगे, डोनर बोलेंगे। यहाँ पे व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा, व्हाट इज़ एक्सेप्टर पढ़े, व्हाट इज़ लिगैंड पढ़े। लिगैंड यहाँ पे देखो दो डेफिनेशन लिखा हुआ है मस्त मस्त वाले, आप आराम से लिख लो। अच्छा, तो सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब बनता है जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है तो, और इसमें एक एक्सेप्टर होता है वो बेसिकली मेटल लिया जाता है, उसको लुईस एसिड भी बोलेंगे। एक डोनर होता है, उसका दूसरा नाम है लिगैंड है और वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा क्योंकि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, राइट। और नेक्स्ट पार्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पे एक देखो इधर ऊपर एक रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ इस पार्ट पे, तो ऐसे रिएक्शन है, मेटल एटम है कुछ लिगैंड्स के साथ कंबाइंड होके, देखो मेटल एटम है कुछ लिगैंड के साथ कंबाइंड होके तो क्या बन रहा है, देखो ऐसा कंपाउंड, इसको रिप्रेजेंटेशन बोला जाएगा। देखो इसमें कौन से बात बोलते हैं, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में पूरा होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी है और उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो ऊपर जो है उसको देखो यहाँ पे ये वाली पार्ट है वो चार्ज है। ठीक है, तो इसमें L क्या होता है, लिगैंड होता है, M क्या होता है, मेटल एटम। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। M क्या होता है, मेटल एटम होता है, L क्या होता है, लिगैंड होता है, और X क्या होता है, नंबर ऑफ लिगैंड्स होता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ लिगैंड, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। हम फर्दरली आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, राइट। और ऊपर जो है चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके अलावा यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है ऊपर इस नोट्स में, द पार्ट विच आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो द पार्ट विच आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड आयनिक स्फीयर।
ठीक है। देखो अब ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और SO4 जो पार्ट है दैट इज़ आयनिक स्फीयर है। और सेम सिचुएशन K4 जो है दैट इज़ आयनिक स्फीयर है, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। सो आयनिक स्फीयर जो है वो कैटायनिक पोजीशन में भी रह सकता है, एनायनिक पोजीशन में भी रह सकता है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो आयनिक स्फीयर जो होता है SO4 माइनस जैसा डिसोसिएट होगा, मतलब कि दैट इज़ आयनिक स्फीयर एनायनिक पोजीशन में है। यहाँ पे K4 वाले कंपाउंड में तो पहले है, इसका मतलब कि आयनिक स्फीयर कहाँ प्रेजेंट है, पोटेशियम जो कहाँ प्रेजेंट है, कैटायनिक पोजीशन पे प्रेजेंट है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो द पार्ट विच आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर दैट इज नोन एज आयनिक स्फीयर। बेसिकली जब हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट के साथ जब हम ऐड करते हैं तो आयनिक स्फीयर जो होता है वो क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। आयनिक स्फीयर क्या होता है, राइट। आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि भाई व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट इज एक्सेप्टर, व्हाट इज लिगैंड, हाउ टू रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। एंड इसमें बेसिक टर्म जो भी है आपको समझ में आ गया होगा, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर। भाई एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा, अगर लिगैंड्स नहीं आया, आपको याद नहीं रहा, ये जो चैप्टर है ऐसा चैप्टर है कि लिगैंड्स के ऊपर बहुत चीज़ें बेस्ड है। ये अगर अच्छे से नहीं आया तो आगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। भले समझ में आ सकता है लेकिन भाई देखो क्वेश्चन करने में बहुत सारी दिक्कतें आएगी। तो मैं हमेशा जब भी क्लासरूम में पढ़ाता हूँ, मैं एवरी लेक्चर के बीच में बच्चों को होमवर्क देता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ लिगैंड्स याद रखना। मैं हर लेक्चर में लिखवाता हूँ। अपनी बैड लक है कि ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन आप घर पे बिना देख के सारे लिगैंड्स कोई कुछ बिना बोले लिख के प्रैक्टिस कीजिए आफ्टर डिस्कशन, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, देखो क्लासिफिकेशन लिगैंड होता है 3 टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन 1 विच इज़ बेस्ड ऑन चार्ज, क्लासिफिकेशन 2 दैट इज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डोनर एटम, एंड क्लासिफिकेशन 3 दैट इज़ बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो हम एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं। कुछ 60-70 के लिगैंड्स होते हैं, ये सब आपको याद रखना है। थोड़ा सा मुश्किल है इनिशियली, बट ऐसा चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा तो आपको लिगैंड्स अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, और ये थर्ड पार्ट है। तो पहले हम फर्स्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं और उसमें सेकेंड भी आ जाएगा, एंड देन थर्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट में है हमारे पास, राइट, वेट सॉरी, उससे पहले मैं पार्ट 1 के बारे में डिस्कस। पार्ट 1 किसके ऊपर है, बेस्ड है, बेस्ड ऑन द चार्ज, ठीक है। आगे IUPAC नेमिंग लिखना है, ये भी बहुत काम आएगा। एक होता है न्यूट्रल लिगैंड, इसके कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं और कुछ एज इट इज बुलाते हैं। अगर नेगेटिव लिगैंड जब IUPAC नेम लिखते हैं तो हम एनायनिक वर्ड दैट इज एंड्स विथ O करके लिखते हैं, और जो पॉजिटिव लिगैंड है कैटायनिक है दैट इज एंड्स विथ IM। तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं होती, हम पहले से लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, राइट। सो द फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द चार्ज। एक न्यूट्रल होता है, एक नेगेटिव होता है विच इज एंड्स विद द वर्ड O, एंड एक होता है पॉजिटिव विच इज एंड्स विद द वर्ड IUM। तो इसमें पहला वाला मोनोडेंटेंट, कौन सी बात कर रहे हैं, मोनोडेंटेंट नेगेटिव लिगैंड्स, ये वाली बात कर रहे हैं। देखो मैं ऐसा इसको क्लासीफाई इसलिए किया हूँ आपको कि जैसे देखो पहले ऑक्सी कंपाउंड्स का है, मतलब कि जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है थोड़ा बहुत मिक्स होके एक कंपाउंड ही है, और उसके बाद हेलो वाला फॉर्म है, और उसके बाद साइनाइड नाइट्रोजन वाला है, और उस मतलब साइनाइड आइसोसाइनाइड ये वाला पार्ट है, यहाँ पे अमाइड नाइट्रो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे सल्फर वाला पार्ट है, यहाँ पे ऑक्सी वाला पार्ट है। तो ये अलग अलग पार्ट है, इसके से अलग अलग लिखा कि आपको याद करने का तरीका, अदरवाइज थोड़ा बहुत कन्फ्यूज जाएगा, इसकी वजह से मैं आपको ऐसा लिखा हूँ। तो अब हम पहले डिस्कस कर रहे हैं ये वाला। देखो हाइड्रीडो या हाइड्रो भी बोल सकते हैं, H-, इसका रिप्रेजेंटेशन H है। हाइड्रोक्सो, देखो हाइड्रोक्सो OH- है। मीथॉक्सो, देखो मीथॉक्सो कैसा है, मिथाइल अल्कोहल है, उसमें से H+ निकाल दिया तो OMe मीथॉक्सो होता है। ईथॉक्सो दैट इज इथाइल अल्कोहल से जनरेट हुआ है,
तो ये मोनोडेंटेन नेगेटिव लिगैंड है, OET रिप्रेजेंटेशन है। फिर हाइड्रोक्सो, देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक बार, HOOH है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 है ना, हाँ देखो इसके बॉन्ड है। तो अब इस बॉन्ड में अगर ये ब्रेक हो गया, H+ निकल के गया, तो क्या रहेगा, O2H- रहेगा। तो इसके उसे क्या बोल रहे हैं, पेर हाइड्रोक्सो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पेर हाइड्रोक्सो। ठीक है। देन नाउ द नेक्स्ट पार्ट है फिनॉक्सो। फिनॉल से H+ निकाल दो तो फिनॉक्सो बनेगा। ठीक है, राइट। एंड उसके बाद एसीटेटो, एसिटिक एसिड से AC रिप्रेजेंटेशन है, OPH रिप्रेजेंटेशन फिनॉक्सो को, और AC है रिप्रेजेंटेशन एसिटिक एसिड को। ठीक है, राइट। तो एक बार देख लें, हाइड्रिडो, हाइड्रोक्सो, मिथॉक्सो, इथॉक्सो, पेराहाइड्रोक्सो, फिनॉक्सो, एसीटेटो। ठीक है, और ये वाला पार्ट है। जो नेक्स्ट है देखो हमारा हेलो वाला पार्ट है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। सिंपल सी बात है, कभी कभी फ्लोरिडो भी लिखते, क्लोरिडो भी लिखते, ब्रोमिडो भी लिखते, आइडिडो भी लिखते, तो कोई दिक्कत नहीं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक है, ये वाला पार्ट है। उसके बाद देखो साइनाइड वाला, साइनो CN- है, आइसोसाइनो NC- है। देखो ब्रैकेट में लिखा है डोनर एटम्स है, तो डोंट वरी, राइट। साइनेटो CNO-, आइसोसाइनेटो OCN-, थायोसाइनेटो SCN-, और आइसोथायोसाइनेटो NCS-। ठीक है, राइट, ये वाला पार्ट है। और उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये वाला पार्ट है। देखो अमाइडो NH2-, और उसको हम अमाइनो भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। NH3 में से H निकाल दो, NH2- बनता है, इसको अमाइनो भी बोल सकते, इमिडो और इमाइनो भी बोल सकते, दैट इज़। और जैसा NH2 ऊपर है ना, उसमें से और एक हाइड्रोजन निकाल दो तो आपको NH2- बनेगा। नाइट्रेटो NO3-, नाइट्रो NO2-, नाइट्रीटो ONO-, नाइट्रीडो N3-, और एजाइडो N3H, एज N3H से H+ निकालोगे तो N3- वाला पार्ट आएगा आपको। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है। और नेक्स्ट पार्ट ये है सल्फाइटो SO3-, राइट, सल्फीडो H2-, सल्फेटो SO4-, हाइड्रोजन सल्फेटो HSO3-, एंड दीज आर द सल्फर कैटेगरी। नेक्स्ट ऑक्सो O2-, पेरोक्सो O2-, सुपरऑक्सो O2-। इन सब में ऑक्सीजन ही डोनर एटम है। ठीक है, राइट। देन दीज आर द मोनोडेंटेन नेगेटिव लिगैंड। और हम आगे बढ़ने जा रहे हैं मोनोडेंटेन पॉजिटिव लिगैंड। सर ये पॉजिटिव बोल रहे, फिर भी इसके पास लोन पेयर होता है, तो एक्सेप्ट कर, ये सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन देगा। फर्स्ट वन इज द मोनोडेंटेन पॉजिटिव लिगैंड, नाइट्रोजोनियम NO+, नाइट्रोनियम NO2+, एंड हाइड्रोजीनियम N2H5+, हाइड्रोनियम H3O+, अमोनियम NH4+। अब बेसिकली जब हम देखते हैं, ठीक है, तो जैसे देखो अमोनिया है, NH3 है, ठीक है, उसके पास एक लोन पेयर होता है। अगर वो लोन पेयर किसी और को डोनेट कर दिया, किसी और को डोनेट कर दिया, H+ मान के चलो, तो NH4+ अमोनियम आयन बन जाता है। ठीक है, और जैसा वाटर है H2O, और H2 में दो लोन पेयर होता है, अगर वो किसी H+ को डोनेट कर दिया तो क्या बनेगा, H3O+ बनता है। ठीक है, तो इसको, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, तो मोनोडेंटेन पॉजिटिव लिगैंड्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे IUM, यहाँ पे मैंने बोला था कि द कैटायनिक लिगैंड्स एंड्स विद द वर्ड IUM, तो IUM, तो इसके वजह से नाइट्रोजोनियम, नाइट्रोनियम, हाइड्रोजीनियम, राइट, N2H4 हाइड्रोजीन है, उसको H+ और ऐड कर दो तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोनियम एंड अमोनियम, एंड दीज आर द मोनोडेंटेन, राइट, मोनोडेंटेन पॉजिटिव लिगैंड। और यहाँ पे मोनोडेंटेन नेगेटिव देख लिया हमने, और मोनोडेंटेन पॉजिटिव देख लिया। और नेक्स्ट स्लाइड में और आगे बढ़ते, राइट, इस स्लाइड में मोनोडेंटेन न्यूट्रल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक्वा H2O, अमीन अमीन NH3, कार्बोनिल CO, थायोकार्बोनिल CS, नाइट्रोसिल NO, थायोनाइट्रोसिल NS, यूरिया NH2CO, NH2, राइट, और थायोयूरिया S आ जाएगा, पिरिडिन C2H5N, मिथाइलामाइन CH3NH2,
डाइनाइट्रोजन N2, डाइऑक्सीजन O2, फॉस्फीन PH3, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PPH3, ट्राइफ्लोरोफॉस्फीन PF3, डाइमिथाइलमाइन NH3 NH NH3। और ये सारे क्या है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब भी ये मेटल एटम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो मेटल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि ये खुद ही के पास कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, राइट। एक बार देख लीजिएगा, एक्वा, अमाइन, कार्बोनाइल, थायोकार्बोनाइल, नाइट्रोसिल, थायोनाइट्रोसिल, यूरिया, थायोयूरिया, पिरिडिन, मिथाइलामाइन, डाइनाइट्रोजन, डाइऑक्सीजन, फॉस्फिन, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ट्राइफ्लोरोफॉस्फिन, डाइमिथाइलामाइन। ठीक है, ये मोनोडेंटेट हो गया। मोनोडेंटेट नेगेटिव, मोनोडेंटेट पॉजिटिव, मोनोडेंटेट न्यूट्रल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बाइडेंटेट नेगेटिव लिगैंड। ठीक है, तो बाइडेंटेट नेगेटिव तो पहला वाला देखो स्ट्रक्चर के साथ लिखा हुआ है, सल्फेटो, SO4 2- है। देखो ये स्ट्रक्चर है, S डबल बॉन्ड O, दो ऑक्सीजन डोनर एटम है, ऐसा हर जाएगा। कार्बोनेटो, CO3 2- देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। ठीक है, राइट, कार्बोनेटो। देन उसके बाद ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है और उससे H+ हटा दिया तो यहाँ पे CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O-। ठीक है, दैट इज ग्लाइसिनेटो। Gl/- सिंपल रिप्रेजेंटेशन है भाई, जिसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वहाँ पे IUPAC वाले ने नोटेशन नहीं किया है, इसका मतलब कि सर इसका नहीं है, इसका क्यों है, तो भाई वैसा है, राइट। तो एलानिनेटो, एलानिन एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, वहाँ से एक नाइट्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम है, ALA- और ALA से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। भाई इसके ऊपर चार्ज याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी को डाउट आ रहा है, सल्फेटो मोनोडेंडेंट भी है, बाइडेंडेंट में है, तो ये कभी कभी मोनोडेंडेंट जैसे भी एक्ट कर सकता है और बाइडेंडेंट जैसे भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट ग्लाइकोलेटो, देखो ग्लाइकोलेटो, जहाँ पे यहाँ NH2 है उसको रिप्लेस करते OH आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलेटो बोलते हैं। तो नेक्स्ट वन इज ऑक्सोलेटो, इसको ऑक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑक्सोलेट एंड C2O4-, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है प्रॉपरली, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O-। ठीक है, दो ऑक्सीजन एटम, राइट। सल्फेटो, कार्बोनेटो, ग्लाइसिनेटो, एलेनिनेटो, ग्लाइकोलेटो, ऑक्सलेटो। ठीक है, ये अभी तक हम जो बाइडेंटेंट नेगेटिव लिगैंड पढ़े हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट टायोसल्फेटो, ये वाला S2O3 2-। और उसके बाद कैटेकलेटो, कैटेकॉल, देखो बेंजीन के दोनों OH है, एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन, उससे H+ निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कैटेकॉल बोलते हैं। वहाँ से दोनों H+ निकल गया तो O- आएगा, कैटेकलेटो। ठीक है, और उसके बाद सैलिसाइल्डिहाइड, एक जगह CHO रहेगा, एक जगह OH रहेगा, एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन में। अगर वहाँ से अगर OH से H+ निकल गया तो एक ऑक्सीजन इधर भी डोनर एटम रहेगा, इधर भी एक ऑक्सीजन डोनर एटम रहेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा, इधर भी एक ऑक्सीजन डोनर एटम रहेगा, अगर ऐसा होगा तो दो ऑक्सीजन डोनर एटम है, उसको क्या बोलेंगे, सैलिसाइल्डिहाइड बोलते हैं, और उसको सैलिसाइल्डेट। ठीक है, राइट। नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट वन इज, ठीक है, हाँ, 8 हाइड्रोक्सी क्यूनाटिनेटो, और इसको ऑक्साइन बोलते हैं, 8 हाइड्रोक्सी क्यूनाटिनेटो, राइट। एक नाइट्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट वन इज द DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। व्हाट इट इज, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। देखो यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है, इसको क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, इसको याद रखना है, सिंपल से बात है। ठीक है, नेक्स्ट बाइडेंटेट नेगेटिव हो गया, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाइडेंटेट न्यूट्रल। ठीक है, देखो इथाइलिन डायमाइन है, देखो यहाँ पे अमाइन है और यहाँ पे अमाइन ग्रुप है। ठीक है, तो दो एन CH2 जैसे ईथेन है, ईथेन में से एक H निकल गया तो क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे। उसमें से मतलब अल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो अल्काइल ग्रुप बोलेंगे, उसमें से भी और एक हाइड्रोजन निकल गया तो अल्कीन का प्रोनाउंसिएशन आएगा, तो इसकी वजह से क्या बोल रहे हैं, इसको इथाइलिन डाई अमाइन बोल रहे हैं। इसको सिंपल रिप्रेजेंटेशन है EN है। तो यहाँ पे प्रोपाइलिन डाइमाइन CH3 CH2, यहाँ पे डोनर एटम कौन सा, नाइट्रोजन है, CH3 CHNH2 CHNH2, और यहाँ पे प्रोपाइलिन डाइमाइन बोल रहे हैं। नेक्स्ट वन ब्यूटाइलिन डाइमाइन है, देखो CH3 CH CHNH2
एंड CHNH2CH3, दैट इज़ ब्यूटाइलिन डायमाइन, BN से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आइसोब्यूटाइलिन डायमाइन CH3 CHNH2CH3 एंड CH2NH2 IBN। नेक्स्ट हाइड्रोजीन, देखो पहले हम नाइट्रोजन में डिस्कस करें N2H4। नेक्स्ट डाइपिरिडिन, देखो यहाँ पे ऐसा डाइपिरिडिन, डाइपाई बोलेंगे या बाइपिरिडिन, बाइपाई भी बोल सकते हैं, ठीक है, 2 नाइट्रोजन आइटम है और ऑफेन है। और 2 फिनॉन्ट्रिलोन, मतलब कि यहाँ पे ये दोनों नाइट्रोजन के पिरिडिन के साथ एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन में फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो फिनॉन्थ्रोलिन बोलते हैं, ठीक है, राइट। देन नेक्स्ट वन इज द ऑर्थोफिनाइलिन बिस डाइमिथाइल आर्सिन, इसको डायर्सिन बोलते हैं। ऑर्थोफिनाइलिन मतलब कि 2 हाइड्रोजन रिमूव्ड है और उसके डायरेक्टली अटैच्ड कौन है, यहाँ पे एक आर्सिन है, यहाँ पे एक आर्सिन है, तो बिस डाइमिथाइल, इसके ऊपर भी 2 मिथाइल ग्रुप है, एक एक आर्सिन के ऊपर, बिस डाइमिथाइल आर्सिन। तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो बिस वाली वर्ड कब यूज़ किया जाएगा मैं आपको नेमिंग में बताऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट, फिलहाल अभी याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ ट्राईमिथाइलिन डायामाइन, ट्राईमिथाइलिन डायामाइन, देखो एक्चुअली जैसा एक CH2 है तो मिथाइलिन बोलते हैं, 2 CH2 थे तो ट्राईमिथाइलिन, बेसिकली मीथेन है, CH4 है, उसमें से हाइड्रोजन निकाला तो क्या बना, मिथाइल ग्रुप बना, ठीक है। और उसमें से और एक हाइड्रोजन निकाला तो अल्कीन वाला प्रोनाउंसिएशन आता है, क्या आता है, अल्कीन वाला प्रोनाउंसिएशन आता है, तो इसकी वजह से 3 मिथाइल ग्रुप है और 2 एमाइन है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राईमिथाइलिन डायामाइन बोलते हैं, ठीक है। तो बाइडेंटेंट न्यूट्रल हो गया है और बाइडेंटेंट नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्राइडेंटेंट नेगेटिव लिगैंड्स, ठीक है। ट्राइडेंटेंट नेगेटिव लिगैंड में 2 है, आपकी लकी पॉइंट मान के चलो 2 ही है, तो डाई अमाइनो प्रोपेनेटो, देखो प्रोपेनिक एसिड है, 3 कार्बन होता है प्रोपेन, और 2 NH2 लगा दिया, तो डाई अमाइनो प्रोपिनेटो, तो DAP बुलाते हैं उसको। द नेक्स्ट वन इज इमाइनो डाइएसिटेटो, देखो 2 एसिटिक एसिड है, इधर एसिटिक वाला ग्रुप है और बीच में क्या है, NH है, NH होगा तो क्या बोलेंगे, इमाइन बोलेंगे, तो IDA डाई अमाइनो एसिटेटो, सॉरी इमाइनो डाइएसिटेटो, व्हाट इट इज, इमाइनो डाइएसिटेटो, ठीक है, IDA। नेक्स्ट वन इज ट्राइडेंटेन न्यूट्रल लिगैंड्स, व्हाट इट इज, ट्राइडेंटेन न्यूट्रल लिगैंड, डाइमिथाइलिन ट्राइअमाइन, डाइमिथाइलिन ट्राइअमाइन, सॉरी डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन, यहाँ पे देखिएगा CH2 और यहाँ पे CH2, ईथेन में से एक हाइड्रोजन का इथाइल है, 2 हाइड्रोजन निकले तो इथाइलिन, तो यहाँ पे कितने NH है, 1 2 और 3, सो 3 NH2, सो डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, इसको क्या बोलेंगे, डाईइन बोलते हैं, शॉर्टकट नाम है, ठीक है। तो ये ट्राइडेंटेन न्यूट्रल लिगैंड का शुरुआत है, ट्राइडेंट नेगेटिव 2 ही है, एक है DAP दैट इज डाई अमाइनो प्रोपेनेटो और एक है IDA दैट इज इमाइनो डाई एसिटेटो, ठीक है, राइट। इस पार्ट में हम लिगैंड कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट ट्राईपिरिडिन है, तो 3 पिरिडिन है, उसको एक दूसरे अटैच्ड है, इसको टेरी बोलते हैं, और एक है ट्राईमिथाइलिन ट्राइअमाइन, उससे पहले हम क्या देख रहे थे, ट्राईमिथाइलिन डायमाइन देख रहे थे, अब क्या देख रहे हैं, ट्राईमिथाइलिन ट्राइअमाइन, 3 CH2 ग्रुप है, उसको 3 NH2 अटैच्ड है, ठीक है। सो ट्राइडेंटेंट नेगेटिव भी हो गया और ट्राइडेंटेंट न्यूट्रल हो गया। अब हम जा रहे हैं टेट्राडेंटेंट नेगेटिव लिगैंड, तो टेट्राडेंटेंट नेगेटिव लिगैंड में आप लकी हो, इसमें एक ही है, नाइट्रीडो ट्राई एसिटेटो, नाइट्रीडो ट्राई एसिटेटो, देखो नाइट्रोजन में 3 कैट है, एंटी है, ठीक है, नाइट्रोजन में क्या है, 3 एसिटाइल ग्रुप ऐड है, क्या है, 3 एसिटाइल ग्रुप ऐड है, तो क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रीडो ट्राई एसिटेटो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कैसा हो गया भाई, चार्ज कितना है, 3 है, देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, और एक नाइट्रोजन, तो 4 डोनर एटम है, इसकी वजह से इसको टेट्राडेंटेन नेगेटिव लिगैंड बोलेंगे, ठीक है, राइट। और उसके बाद टेट्राडेंटेन न्यूट्रल, व्हाट इट इज, टेट्राडेंटेन न्यूट्रल, तो इसमें ट्राई इथाइलिन टेट्राअमाइन, व्हाट इट इज, ट्राई इथाइलिन टेट्राअमाइन, देखो इथाइल एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, और अमाइन कितने, 4 है, 1 2 3 और 4 है, ठीक है। तो 4 अमाइन है तो चारों डोनर एटम है, और इथाइलिन ग्रुप कितने, राइट, 3 है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, ट्राई
इथाइलिन टेट्रा अमाइन, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइन बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टकट नाम क्या बोलते हैं, ट्राइन बोलते हैं। और उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राई अमाइनो ट्राई मिथाइल ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई अमाइनो ट्राई इथाइल अमाइन। देखो ट्राई अमाइनो ट्राई इथाइल अमाइन, देखो ये इथाइल ग्रुप है, इसके पास एक अमाइन है, एक इथाइल ग्रुप है, इसके पास एक अमाइन है, ये इथाइल ग्रुप है, इसके पास एक अमाइन है। बट ये सारे किसके लिंक्ड है, नाइट्रोजन से लिंक्ड, जो बीच वाला है तो वो भी अमाइन है क्योंकि अल्काइल से अटैच्ड है, ठीक है। तो इसके वजह से ट्राईमिथाइलमाइन 1 2 3 ट्राईमिथाइलमाइन हो गया, सॉरी ट्राईइथाइलमाइन हो गया। और उसके बाद ये किससे अटैच है, नाइट्रोजन से, तो ट्राई अमाइनो वाला पार्ट है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। सो दिस इज टेट्राडेंटेन न्यूट्रल। नेक्स्ट पेंटाडेंटेन नेगेटिव लिगैंड। पेंटाडेंटेन नेगेटिव लिगैंड में इथाइलिन डायमाइन ट्राइएस्टेट हो, देखो इथाइलिन एक है, अमाइन अमाइन डायमाइन, कितने स्टेट है, 3 है, 1 2 3। इसको क्या बोलेंगे, EDTA -3 बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, EDTA -3 बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, आगे पढ़ेंगे हम, यहाँ पे पेंटाडेंटेन नेगेटिव लिगैंड पढ़ लिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेंटाडेंटेन न्यूट्रल लिगैंड्स, टेट्रा इथाइलिन पेंटा अमाइन, टेर बोलते हैं इसको, राइट। व्हाट इट इज, टेट्रा इथाइलिन पेंटामाइन टेर बोलते हैं, टेट्रा इथाइलिन CH2 एक, CH2 एक, CH2 एक, CH2 4 है, टेट्रा इथाइलिन पेंटामाइन, इसके बीच में सब लिंक्ड, नाइट्रोजन लिंक्ड करते जाओ तो 5 हो गए, ठीक है। तो पेंटाडेंटेन न्यूट्रल है। द नेक्स्ट वन इज हेक्साडेंटेन नेगेटिव लिगैंड, ठीक है। हेक्साडेंटेन नेगेटिव लिगैंड में इथाइलिन डायमाइन टेट्राएस्टेट हो, देखिए इथाइलिन एक पार्ट है, सॉरी देखो ये वाला पार्ट इथाइलिन है और इथाइलिन यहाँ पे डायमाइन है और क्या है, टेट्रा एसीटेट हो, ठीक है। तो EDTA 4- कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ लिगैंड है भाई, बिना देख के लिखना है इसको, राइट। बहुत ही याद रखने वाली बात है, अगर याद नहीं रहेगा तो कुछ नहीं, विद चार्ज आल्सो, और कभी कभी डोनर एटम भी याद रखना है हमें, ठीक है। सो नाउ अभी तक हम चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किए एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं। पहली बात हमने डिस्कस की है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, तो डबल सॉल्टिक डिस्कस किया हुआ है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हमारे चैप्टर के बेसिक टर्म डिस्कशन किए हुए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, एक्सेप्टर क्या होता है, लिगैंड क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, तो पहला पार्ट सिर्फ लिगैंड के बारे में। तो आई थिंक बिफोर, मतलब कि पार्ट 2 जाने से पहले, ठीक है, आप एक बार बैठ के सारे लिगैंड्स याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर चाहिए तो ठीक है, आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत काम आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन की है और फर्स्ट एंड सेकंड हो गया है, और इसके आगे देखो अलग अलग टाइप के लिगैंड्स हैं, यहाँ तक डिस्कशन किया हुआ है। हम आगे पार्ट में पार्ट 3 क्लासिफिकेशन 3 और IUPAC नेमिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारे डिस्कशन करते हैं, ठीक है।